आपके हाथ में जो फोन है या जो टी शर्ट आपने अभी पहनी हुई है, कभी सोचा है इनकी असली स्टोरी क्या है? पता है, ये चीजें एक्चुअली किसी एक देश में नहीं बनती। इनके पीछे ना एक पूरी ग्लोबल कहानी छिपी है। और आज हम उसी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर खोलने वाले हैं, इंडिया का चैप्टर। देखो, आजकल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स एक ग्लोबल जिक्सॉ पजल की तरह होते हैं। हो सकता है आपके फोन का कैमरा जापान में बना हो, उसकी स्क्रीन साउथ कोरिया में, और इन सब पार्ट्स को जोड़ा गया हो चाइना में। मतलब प्रोडक्शन एक जगह, असेंबली दूसरी जगह, और फिर बिकता ये पूरी दुनिया में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पूरा ग्लोबल पजल जुड़ता कैसे है, और इतने बड़े पजल में इंडिया ने अपनी जगह कब, क्यों और कैसे बनाई। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है बंद दरवाजे का दौर, और इसके लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा उस इंडिया में जो 1991 से पहले एग्जिस्ट करता था। सोचो, 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमी ना एक बंद डिब्बे जैसी थी। इस दौर को लाइसेंस राज भी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो पहले गवर्नमेंट से ना जाने कितने परमिशंस और लाइसेंस लेने पड़ते थे। और बाहर की कंपनीज, उनका इंडिया में आना तो भाई लगभग नामुमकिन था। अच्छा, तो ये डिब्बा बंद कैसे रहता था? इनकी वजह से, ट्रेड बैरियर्स। सिंपल शब्दों में, ये एक ऊंची दीवार थी जो विदेशी सामान को इंडिया आने से रोकती थी। या तो उन पर इतना भारी टैक्स लगा दो कि वो महंगे हो जाएं, या फिर बोल दो कि भाई आप बस इतने ही पीस बेच सकते हो। आइडिया ये था कि अपने घर की यानी लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। और इस बंद दरवाजे का असर ना हम सबकी डेली लाइफ पर साफ दिखता था। 1991 से पहले कार के नाम पर बस 2-3 मॉडल्स आते थे। फोन कॉल करना है तो पहले लैंडलाइन लगवाओ और लंबा इंतजार करो। विदेशी सामान तो एक सपने जैसा था, बहुत रेयर और महंगा। और आज आप खुद ही देख लो, चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बंद डब्बा आखिरकार खोलना ही पड़ा? वो क्या मजबूरी थी? जवाब है साल 1991। एक ऐसा साल जिसने इंडिया की हिस्ट्री बदल दी, क्योंकि देश एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। ये ना एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। सब कुछ एक साथ गलत हो रहा था। 1990 में गल्फ वॉर शुरू हुई, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल यानी ऑयल के दाम आसमान छूने लगे। गल्फ कंट्रीज में जो लाखों इंडियंस काम करते थे, वहां से पैसा आना बंद हो गया। और इस सब का नतीजा, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी करेंसी का खजाना तेजी से खाली होने लगा। हालात इतनी खराब थी कि इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट का पैसा बचा था। सोच के देखो, 21 दिन। इसका मतलब है ज़रूरी चीज़ें जैसे ऑयल या दवाइयाँ खरीदने के लिए भी देश के पास फंड नहीं थे। इंडिया डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर खड़ा था। और तब उस अंधेरे में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया साफ साफ सुन ले, इंडिया अब जाग चुका है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी दोस्तों, ये एक नए इंडिया का ऐलान था, एक नए चैप्टर की शुरुआत। तो इस क्राइसिस से देश को निकालने के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए। इन्हें हम फेमसली एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। एल मतलब लिबरलाइजेशन, यानी रूल्स को आसान करना। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकारी कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर को लाना। और जी सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देना। चलो इसमें से लिबरलाइजेशन को आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब था उदारीकरण। मतलब गवर्नमेंट ने लाइसेंस राज के बेमतलब के रूल्स को कम कर दिया और जो ट्रेड बैरियर्स की दीवार थी उसे गिरा दिया। बेसिकली सरकार ने कहा, ओके, अब बिजनेस करना आसान होगा, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर से भी। ओके, तो डिब्बा तो खुल गया, दरवाजे भी खुल गए। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंडिया के इकोनॉमिक प्लेग्राउंड में कुछ नए और बहुत पावरफुल प्लेयर्स की एंट्री हुई। और इनमें सबसे बड़े प्लेयर थे एमएनसीज, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये ऐसी सुपर कंपनीज हैं जिनका बिजनेस एक से कई ज्यादा देशों में फैला होता है। ये हमेशा उस जगह फैक्ट्री लगाते हैं जहां उन्हें सस्ता लेबर और रिसोर्सेज मिले, ताकि उनका प्रॉफिट स्काई रॉकेट हो सके। और ये एमएनसीज इंडिया में क्या लेकर आई? वो लेकर आई एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे यहाँ अपनी फैक्ट्री खोलना या ऑफिस बनाना, ये सिर्फ पैसा नहीं लाती, अपने साथ नई टेक्नोलॉजी और काम करने का एक पूरा नया कल्चर भी लाती है। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक बहुत ही सिंपल फैमिली किचन की एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करो, आपके घर का एक सख्त रूल है, बाहर का खाना अलाउड नहीं है, जो भी बनेगा घर के किचन में ही बनेगा। बिल्कुल,
ये थी हमारी 1991 से पहले की क्लोज्ड इकोनॉमी। अब अचानक एक दिन घर का फ्रिज बिल्कुल खाली हो जाता है, कुछ भी नहीं है खाने को। ये सिचुएशन थी 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस। तब आपका एक पड़ोसी मदद के लिए अपने घर से एक डिश भेजता है। ये हो गया फॉरेन ट्रेड, यानी विदेश से सामान इंपोर्ट करना। पर आगे सुनो, अगले दिन वही पड़ोसी आपके किचन के एक कोने में अपना छोटा सा तंदूर ही सेटअप कर लेता है और सबके लिए गरम गरम नान बनाने लगता है। बस यही है एफडीआई, जब पड़ोसी ने आपके घर के अंदर आकर ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो इन शॉर्ट, फॉरेन ट्रेड क्या है? ये सिंपली देशों के बीच सामान और सर्विसेज का लेना देना है। इससे अलग अलग देशों के मार्केट्स आपस में जुड़ जाते हैं और हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए चॉइसेस ही चॉइसेस बढ़ जाती हैं। और ये सब कुछ एमएनसीज का आना, एफडीआई, फॉरेन ट्रेड, ये सब एक बहुत बड़े प्रोसेस का हिस्सा हैं। उस प्रोसेस का नाम है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। मतलब देशों का ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए आपस में तेजी से जुड़ना। चलो यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं, पॉज कीजिए और सोचिए, अगर 1991 के ये रिफॉर्म्स कभी हुए ही ना होते तो आज आपकी लाइफ, मेरी लाइफ कितनी अलग होती। आपके पास कौन सा फोन होता, आप कौन सी गाड़ी चला रहे होते? सोच के देखिएगा जरूर और कमेंट्स में बताओ। डॉन इज ग्रेट अनबॉक्सिंग ने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी, लोगों को नई चीजें मिली। पर क्या ये कहानी सबके लिए एक हैप्पी एंडिंग थी? क्या इसका फायदा सबको मिला? ये डेटा एक दूसरी ही कहानी बताता है। देखिए, 1991 के बाद देश के टॉप 10% अमीर लोगों का इनकम शेयर 35% से बढ़कर 57% हो गया। वहीं दूसरी तरफ देश के 50% गरीब आबादी का शेयर 20% से घटकर सिर्फ 13% रह गया। मतलब साफ है कि एक बड़ा तो हुआ, पर उसके ज्यादातर बड़े टुकड़े कुछ ही लोगों को मिले। अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी लहर है जो सबकी नाव को ऊपर उठाती है, या फिर ये एक ऐसा तूफान है जो अमीर और गरीब के बीच के फासले को, उस गैप को और भी ज्यादा बढ़ा देता है? इसका जवाब सिंपल नहीं है, और शायद यही इस ग्रेट अनबॉक्सिंग की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स लेगेसी है। इस पर सोचना जरूरी है।